गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये देख रहे हो। मैं आज अपने सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लेक्चर के साथ आपके सामने आ रहा हूँ एग्ज़ाम वट चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती हैं। साथ ही साथ यू शुड ऑल्सो नो दैट 2 जनवरी से हमारी पेड क्लासेस शुरू होने वाली हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल पूरा का पूरा सीयूईटी का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, वो हम कवर करेंगे अपने पेड क्लासेस में। तो वो शुरू होगी 2 तारीख से। आज हम बात कर रहे हैं प्लेटो की। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, लास्ट क्लास मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड दिया था प्लेटो का, आफ्टर डिस्कसिंग सॉक्रेटीज और सॉक्रेट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल हिम। बट आज हम बात करेंगे प्लेटो की। प्लेटो वॉज ऑब्वियसली द स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेटीज, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्लेटो की वजह से ही हम सॉक्रेटीज़ के बारे में जानते भी हैं। अब प्लेटो की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने आपको आखिरी दिन बता दिया था। रिपब्लिक है, रिपब्लिक का डायलॉग कंसर्निंग जस्टिस, लॉज है, अपॉलॉजी है, ये सारी प्लेटो की इम्पोर्टेंट किताबें हैं। ये तो सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, पर प्लेटो का एक्चुअल पॉलिटिकल थॉट जो है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले सोचा था कि इस लेक्चर को एक पार्ट में पूरा कर लूँ, पर प्लेटो फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। प्लेटो एंड एरिस्टोटल, आई वुड से, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये तीनों जो है वो बेस बनाते हैं जिसपे कि पूरा का पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बिल्ड होता है। इसीलिए मैं प्लेटो पे थोड़ा सा ज़्यादा समय दूंगा। प्लेटो में हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। बैकग्राउंड ज़रा सा मैं बताऊंगा फिर से। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म और फाइनली क्रिटिसिज्म। आज जो है हम थ्योरी ऑफ जस्टिस तक पढ़ेंगे, बैकग्राउंड, आइडियाज़ और थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये तीनों जो है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगती है इन तीनों थ्योरीज को समझने में। थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म और क्रिटिसिज्म जो है, ये तीनों सिस्टमैटिक प्रैग्मेटिक थ्योरीज हैं। इनमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। दे आर नॉट फिलोसफिकल, दे आर मोर प्रैक्टिकल इन नेचर। तो इनमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, तो इनको मैं अगली क्लास में डील करूँगा। हाँ, इनमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स जैसे उनको बोला जाता है। प्लेटो की थ्योरी को काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। यू विल सी हाउ प्लेटो को एक्चुअली कार्ल पॉपर जो है, कार्ल पॉपर की एक किताब है द एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी, उनमें प्लेटो को कार्ल पॉपर ने काफ़ी बुरी तरह क्रिटिसाइज किया है, एंड ही हैज़ कॉल्ड प्लेटो द फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। प्लेटो हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द फर्स्ट फासिस्ट जो आप बोलते हैं। हाँ, हिटलर फासिस्ट था। तो प्लेटो को दुनिया का पहला फासिस्ट भी कहा गया है। तो काफ़ी अचंभे वाली बात है, कैसे इतना बड़े पॉलिटिकल थिंकर को, जो कि फाउंडेशन बनाता है हमारे पॉलिटिकल थॉट की, हम उन्हें फासिस्ट कह सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, प्लेटो ने ऐसा क्या कह दिया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे 2 लेक्चर्स में। प्लेटो को हम कवर करेंगे। पहले लेक्चर आज है जहाँ मैं जस्टिस तक समझाऊंगा। दूसरे लेक्चर में हम एजुकेशन कम्युनिज्म को समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एजुकेशन कम्युनिज्म क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं। दरअसल ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने आखिरी बार बताया था आपको, ब्रीफ वो दिया था। आज मेरा जो ब्रीफ बैकग्राउंड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस इन विच प्लेटो वाज राइटिंग। ठीक है, प्लेटो जो है वो पेलोपोनेशियन वॉर के बाद लिख रहे हैं। पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में मैंने आखिरी बार आपको बताया था। एथेंस और स्पार्टा के बीच में ये लड़ाई हुई थी, एथेंस एंड स्पार्टा। इसी को लेके मैंने आपको थ्यूसिडाइडिस ट्रैप के बारे में भी बताया था। आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इट्स अ वेरी, ये टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज़ होता है। थ्यूसिडाइडिस ट्रैप, एथेंस स्पार्टा का जो वॉर हुआ था उसी को पेलोपोनेशियन वॉर कहा गया है। पेलोपोनेशियन वॉर के बाद जो है ये 431 से 404 BC तक ये वॉर चली। पेलोपोनेशियन वॉर के बाद ग्रीक सोसाइटी में क्या हुआ कि बड़ा पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड आ गया। एक लड़ाई के बाद कोई भी सोसाइटी वैसी नहीं रहती जैसी वो पहले थी। किसी भी सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उधड़ जाता है, उखड़ जाता है।
उसे उसे बर्बाद कर दिया जाता है। एंड दैट इज़ वाई अ वॉर इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी सोसाइटी वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो एक पूरा का पूरा जनरेशन आया था जिन्हें हम द लॉस्ट जनरेशन कहते हैं, द लॉस्ट जनरेशन। अगर आप लॉस्ट जनरेशन, ये जनरेशन, एक पूरी जनरेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई थी, इन्हें हम कहते हैं, इनमें काफ़ी अच्छे थिंकर्स, काफ़ी लिटरेचर के लोग आए थे, जैसे कि वॉल्ट विटमन, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो लॉस्ट जनरेशन वालों का नाम ही लॉस्ट था, क्योंकि दे डिड नॉट हैव अ पर्पस इन लाइफ। पर्पस ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि ऐसा लगता था कि अब वॉर जब हुआ तो इतने लोगों की जान ऐसे ही चली गई, तो फिर जी के क्या फ़ायदा है। पता चला कि कल फिर से एक लड़ाई हो गई और जब मरना ही है, वाई डू एनीथिंग ऑफ वैल्यू। तो वॉर जो है वो पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म कर देता है सोसाइटी का, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वॉर इज़ सो डेंजरस इन आवर सोसाइटी। तो सेम ग्रीस में भी, ग्रीस का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल क्रम्बल कर रहा था। सोशल ऑर्डर क्रम्बल कर रहा था, पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड आ रहे थे, कौन रूल करेगा, क्या रूल होगा, डेमोक्रेसी होगी, एरिस्टोक्रेसी होगी, क्या होगा, या फिर टिरनी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी। ये वॉर के बाद जो ग्रीक एक ग्लोरियस पीरियड की हम बात करते हैं, पाइथागोरस, सोक्रेटिस के जो एज था, जब ग्रीस में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी प्रेशियस चेरिशेबल वर्क्स आ रही थी, वो ख़त्म हो गया पेलोपोनेशियन वॉर के साथ। और ग्रीस में करप्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। करप्शन वॉज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ प्लेटो एक्चुअली, क्योंकि करप्शन का जो इशू था वो ग्रीस में काफ़ी ज़्यादा हो गया था ये पेलोपोनेशियन वॉर के दौरान और उसके बाद, बिकॉज वॉर गिव्स a lot of bad people chances to do what they could never do. So what do you think why do you think Hitler got a chance to exterminate 6 million Jews? He could do it under the garb of the war. ठीक है, तो जब एक लड़ाई होती है, जंग होती है, तो लोग ऐसी चीज़ें करने से कतराते नहीं हैं जो वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शायद ना करें। वो एक कहावत एक कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को अगर आप एक मुखौटा दे दो, देन ही विल शो हिज ट्रू नेचर। वॉर के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। वॉर जब होती है तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी बदतर हो जाती हैं, एंड इट्स ऑल्सो फॉलोज विद करप्शन। तो प्लेटो जो थे, इन ऐसे सोशल डिस्कॉर्ड के सिचुएशन में ही वांटेड टू कार्व आउट एन आइडियल स्टेट। जब इतना बुरा था सोशल स्ट्रक्चर, तो प्लेटो थिंक कर रहे थे, प्लेटो ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक आइडियल स्टेट की बुनियाद रखी जाए। हाउ कैन वी क्रिएट अ स्टेट विच इज़ नॉट क्रम्बलिंग, विच इज़ नॉट सोशली, जिसका सोशल स्ट्रक्चर इतनी जल्दी ख़त्म ना हो, एंड विच कैन विथस्टैंड वॉर्स एंड विच कैन विथस्टैंड टाइम एक्चुअली। तो ये इस बैकग्राउंड में प्लेटो, यू शुड रिमेंबर ये बैकग्राउंड, क्योंकि प्लेटो कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे विच इज़ वेरी क्वेश्चनेबल एंड वेरी वेरी अनजस्ट इफ़ वी मेजर देम बाय टुडेज मॉरल स्टैंडर्ड्स। हम आज के पर्सपेक्टिव से प्लेटो को अगर एनालाइज करेंगे तो प्लेटो इज़ रियली रियली क्वेश्चनेबल। प्लेटो इज़ इवन वर्स देन मे बी लेट्स से द मोस्ट मुसोलिनी और हिटलर, क्योंकि प्लेटो हैड अ वेरी टोटलिटेरियन सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, बट ही वॉज थिंकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, in the context of the Peloponnesian War. Every thinker is a child of his times. ये ज़रूर याद रखिए, हर थिंकर जो होता है वो अपने समय का शिष्य होता है। दिस विल ऑल्सो कम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माकियावेली, निकोलो माकियावेली, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये ज़रूर याद रखिए कि प्लेटो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। अभी जो वो बताए, मैं आपको जो बताऊँगा वो इस कॉन्टेक्स्ट में है। कॉन्टेक्स्ट जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब प्लेटो एक्चुअली शुरू होता है। प्लेटो का फर्स्ट है थ्योरी ऑफ आइडियाज़। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ इज़ द फाउंडेशनल थ्योरी ऑफ प्लेटो। इसी से सब कुछ शुरू होता है। आपको याद होगा, मैंने आपको सोक्रेटिस के लेक्चर में बताया था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन सोक्रेटिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इज़ एक्चुअली कॉन्सेप्ट। नॉलेज का जो एक्चुअल फॉर्म है, that is a concept, and a concept is
unchanging, a concept is unchanging, a concept is a part of being, and a concept can only be understood by reason, dialectics. Yeah, now according to Plato, जो हमारी जो रियलिटी है ना, वो दो दो भागों में डिवाइडेड है. देर इज द मैटर एंड देर इज द आइडिया. जो हम सामने देख पा रहे हैं वो मैटर है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो आइडिया है. कि आइडिया मैटर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा. अभी जस्ट मैटर वाले लोग जो थे वो सोफिस्ट थे, मटीरियलिस्ट, और आइडिया वाले जो है वो आइडियलिज्म है. मैटर वाला फिर से आप अगर को याद होगा तो ये बिकमिंग वाला पार्ट है, बीइंग बिकमिंग का जो डिबेट है, और ये जो आइडियलिज्म है ये बीइंग वाला है. अब प्लेटो जो है वो सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं. क्या है प्लेटो का थ्योरी? प्लेटो कहते हैं कि मान लेते ये पेन है, ठीक है, हम जो इस पेन को देख पा रहे हैं ये सिर्फ इसका फिजिकल फॉर्म है, बट दिस इज नॉट द ट्रू पेन. हम इस पेन के स्ट्रक्चर, मटेरियल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, हम इस पेन के फॉर्म को नहीं देख पा रहे हैं. इस पेन का जो फॉर्म है वो इस दुनिया में नहीं है, इस पेन का फॉर्म किसी अलग दुनिया में है. उस अलग दुनिया में इस पेन का एक आइडियल फॉर्म है. सो देयर इज अ आइडियल फॉर्म ऑफ एवरीथिंग इन दैट आइडियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स. तो उस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में जो हमारा पेन का फॉर्म है एक्चुअली, वो एक्चुअल पेन है. दैट इज द आइडिया ऑफ अ पेन. और ये हमारे पास जो पेन है, दिस इज जस्ट अ रेप्लिकेशन ऑफ द एक्चुअल आइडियल पेन दैट एग्जिस्ट इन द आइडियल वर्ल्ड. समझ आया? बहुत बहुत ही जनरल सेंस में एक आइडियल वर्ल्ड है जहाँ पे एक पेननेस नाम की चीज़ है. पेननेस. पेननेस नाम की चीज़ है. वो जो आइडियल वर्ल्ड में जो फॉर्म है ना पेन का, व्हाट अ पेन कैन बी, जब उस फॉर्म को एक मटीरियलिस्टिक चीज़ रेप्लिकेट करती है, तब हम ये देख रहे हैं कि ये पेन का एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक सिंपल सा और एग्जांपल ले ले, एक बिल्ली का या पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं. ट्री एंड ट्रीनेस क्या है? प्लेटो का आर्गुमेंट क्या है? जो हम पेड़ सामने देख रहे हैं दैट इज नॉट द रियल ट्री, वो बस पेड़ का एक स्ट्रक्चर भर है. पेड़ का जो आइडिया है, द एक्चुअल, द ट्रीनेस, मतलब एक पेड़ को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? अब अ ट्री इज अ वुडन स्ट्रक्चर विद ब्रांचेस एंड लीव्स. अब ये वुडन स्ट्रक्चर विद ब्रांचेस एंड लीव्स जो है ये ट्री का ट्रीनेस है. और जो आइडियल ट्री है, देयर इज अ आइडियल ट्री विच इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. दैट इज द आइडिया ऑफ अ ट्री. एक आइडिया जो ट्रीनेस वाला आइडिया है वो एक दूसरे वर्ल्ड में है. उस ट्रीनेस वाले आइडिया को एक रेप्लिकेशन के थ्रू हम आज अपने वर्ल्ड में देख रहे हैं. सो वी आर सीइंग द ट्री, वी आर नॉट सीइंग द ट्रीनेस. जो हम अपने दुनिया में देख रहे हैं ना, ये पेन जो हम देख रहे हैं, ये है द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस. जिस दुनिया को हम नहीं देख पा रहे हैं उसे कहते हैं द इंटेलिजिबल वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, मतलब ये आइडिया ऑफ फॉर्म्स मैंने आपको बताया अभी, जस्ट मैंने आपको जो बताया वो फॉर्म वाला, कि इसका एक आइडियल फॉर्म एक आइडियल दुनिया में है. जो आइडियल दुनिया है उसका नाम होता है द इंटेलिजिबल वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, द वर्ल्ड ऑफ. इसी इंटेलिजिबल वर्ल्ड को ना
हम वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहते हैं, और इस वर्ल्ड ऑफ सेंसेस को हम ये वर्ल्ड ऑफ इसे ये जो है ये वर्ल्ड ऑफ सेंसेस ही है जो हमारा वर्ल्ड है। तो ये वर्ल्ड ऑफ सेंसेस हो गया जो हमारी दुनिया हम देख रहे हैं, द पेन। और एक हो गया आइडियल इंटेलिजिबल वर्ल्ड, वो जो हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो होता है, जो आइडिया वाला वर्ल्ड होता है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता है, इट इज़ बीइंग। ठीक है, ब्यूटी जो है वो चेंज नहीं होती। ब्यूटीफुल क्या है वो चेंज हो सकता है, वी कैन आस्क व्हाट इज ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल नहीं है, बट द आइडिया ऑफ ब्यूटी दैट कैन नॉट चेंज। सो दैट आइडिया ऑफ ब्यूटी इज इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। उस वर्ल्ड को हम नहीं देख सकते। आप इमेजिन करने की कोशिश मत कीजिए कि वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में कैसा दिखेगा, एक पेड़, आइडियल पेड़ कैसा दिखेगा, हम नहीं देख सकते। बहुत बहुत सीधे शब्दों में हम नहीं देख सकते। प्लेटो कहते हैं हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्यों, कब देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए काफ़ी लोग प्लेटो को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि क्या कैसा होगा आइडियल ट्री, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में ब्यूटी वाला जो है आइडियल ब्यूटी वो कैसा होगा, आइडियल ब्यूटीफुल लड़की कैसी होगी। तो ये आप सोचने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि हम नहीं सोच सकते, बेसिक्स है। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं सोच सकते या कब सोच सकते हैं। For this understanding, as I told you in Socrates, plead ignorance. I know that I know nothing. तभी समझ आएगा ये। दो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स आइडियल फॉर्म है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का ही जो डुप्लीकेट रेप्लिकेशन है वो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस में है। जो हम देख रहे हैं दिस इज नॉट आइडियल, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज जस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड ऑफ, हाँ, और जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है वो बीइंग है, चेंज नहीं होती, ब्यूटी। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है, आइडियाज़ फॉर्म्स दोनों एक ही बात है। वो जो है वो ब्यूटी जो है वो चेंज नहीं होती, बिकमिंग बीइंग वाला है। और बिकमिंग वाला जो है वो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस जो है वो बिकमिंग वाला है। ब्यूटीफुल जो बोलेंगे हम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेंस। ठीक है, इन सिमिलर टर्म्स जो नॉलेज एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाला नॉलेज है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स वाला नॉलेज है। जो हम ऐसे ही बाहर से अक्वायर करते हैं वो तो ओपिनियन है, दैट इज द ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द सेंसरी वर्ल्ड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और ओपिनियन जो मैं सोक्रेटिस में आपको बताया था वो प्लेटो भी उसी को अकोमोडेट करके उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, जो नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट वाली बात है, दैट कॉन्सेप्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ, दैट इज द आइडियल नॉलेज। कॉन्सेप्ट इज द आइडियल नॉलेज जो हम अक्वायर नहीं कर सकते, जो कि हम अपने अंदर से निकालते हैं। तो दैट इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट इज इन अ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, इट इज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, फॉर्म्स। बट जो हम बाहर से अक्वायर करते हैं, जो ओपिनियन, डॉक्सा, वो जो है वो सेंसरी वर्ल्ड का है, इट इज द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। ठीक है, सेंसिबल वर्ल्ड। तो आप मैं ज़रा सा, अगर मैं यहाँ पे ज़रा सा मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, दो वर्ल्ड है, मैं यहाँ बस इस स्लाइड में लास्ट है ये, दो वर्ल्ड है। एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, ठीक है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड को ही हम वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहते हैं या बड़ा आइडियाज कह सकते हैं। और एक जो है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है, इसे हम वर्ल्ड ऑफ सेंसेस ही कहते हैं, सेंसरी वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ट्री जो है वो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस का पार्ट है, जो ट्रीनेस आइडियल ट्री है वो फॉर्म का पार्ट है, आइडियल फॉर्म है ट्री का जो हम नहीं देख सकते। ये हुआ प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज, इसे याद रखिएगा। अब आप उस क्वेश्चन पे आते हैं कि हम क्यों नहीं ग्रास्प कर सकते। क्योंकि हम और आप इसे ग्रास्प नहीं कर सकते क्योंकि हम जो है वी आर नॉट ट्रेन्ड इन डायलेक्टिक्स, हमें डायलेक्टिकली ट्रेन नहीं किया गया है। वी हैव बीन मेड टू स्पून फीड। हम किताबें पढ़ते हैं, किताबों से जो हमें एक्वायर होता है उसे हम नॉलेज समझते हैं, दैट इज़ हाउ
we as humans and in most of the most brilliant institutions in the world ऐसे ही पढ़ाई होती है. डायलेक्टिकल टीचिंग जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअली फॉलो की जाती है. इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, डायलेक्टिकल टीचिंग. लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल that I am talking to right now, I am guessing that most of the audience that I am talking to, we are not trained in dialectics. ठीक है, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे पास वो कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है. अगर आपको कोई बोले कि आप कभी भी मैथ्स ना पढ़ के बता दो कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, तो बड़ा अजीब सा आइडिया है, ये नहीं समझ आएगा. हम एनसीईआरटी पढ़ के पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझ पाते, हम खुद से क्या समझेंगे. क्वेश्चनिंग का जो डायलेक्टिकल मेथड ऑफ टीचिंग होता है वो इट्स समवेयर नॉट देयर इन द मेन स्ट्रीम वे ऑफ टीचिंग, मेन स्ट्रीम वे ऑफ एजुकेशन. तो फिर वो नहीं है हमारे पास. इसीलिए हम और आप नहीं समझ सकते हाउ कि वो जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, दैट आइडियल वर्ल्ड जो है, उसमें कैसा फॉर्म होगा. प्लेटो सेज वेरी क्लियरली दैट फॉर्म्स कैन ओनली बी ग्रास्प्ड बाय आर्डर्स ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स, डायलेक्टिक्स एंड ओनली बाय द सोल्स ऑफ रीजन. ये सोल्स ऑफ रीजन को आप अभी भूल जाइए, मैं इस पे आऊँगा जब मैं जस्टिस की बात करूँगा. लेकिन मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स में हमें ट्रेंड होना चाहिए एंड इट रिक्वायर्स आर्डर्स ट्रेनिंग. प्लेटो का जो एजुकेशन है, जो मैं अगले क्लास में बताऊँगा आपको, उसमें पता चलेगा कि 50-55 साल पढ़ने के बाद ही कोई फिलोसोफर बनता है, और वो भी तब और उसमें से 15 साल से डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाता है, डायलेक्टिक्स की टीचिंग होती है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इन डायलेक्टिक्स एट ऑल. तो इसीलिए डोंट ट्राई टू ग्रास्प द ब्यूटी फॉर्म्स. अगर इफ़ यू वांट टू, तो फिर डायलेक्टिक्स सीखना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, those who grasp the forms become philosophers. कौन बनता है फिलोसोफर प्लेटो के लिए? प्लेटो के लिए जो भी फॉर्म्स को, जो भी लोग ऐसे होते हैं जो कि आर्डर्स ट्रेनिंग के थ्रू फॉर्म को ग्रास्प करना सीख लेते हैं, दे कैन एक्चुअली सी हाउ what is the ideal form of beauty, what is the ideal form of treeness, catness. वो लोग फिलोसोफर्स बनते हैं. एंड अगर ये फिलोसोफर्स बनते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि ये फिलोसोफर बनेंगे, फिलोसोफर बन के करेंगे क्या? फिलोसोफर सोचने का काम करेंगे, जो सोसाइटी में और काम है वो कौन करेगा? व्हाट विल देयर बी अ डिवीजन ऑफ लेबर? देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ लेबर. एंड इसी डिवीजन ऑफ लेबर को, ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है, इसी पे जस्टिस, प्लेटो का जस्टिस बनेगा. इसे याद रखिएगा क्योंकि इसी पे जस्टिस बनेगा प्लेटो का. नाउ फिलोसोफर के बाद प्लेटो का ये भी कहना है कि एक फिलोसोफर किंग भी चाहिए, और फिलोसोफर ही किंग बन सकता है. बट इट इज़ नॉट, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लेटो नेवर सेज दैट कि सिर्फ एक मर्द ही फिलोसोफर बन सकता है. ये फिलोसोफर किंग, ये मेरी गलती है, यहाँ पे क्वीन भी लिखना चाहिए. बिकॉज प्लेटो ने हमेशा कहा था कि एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है, प्लेटो का जब एजुकेशन हम पढ़ेंगे अगले क्लास में तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटो ऑलवेज सेड दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ जेंडर इन एजुकेशन. तो ज़रूरी नहीं है कि फिलोसोफर किंग ही हो, फिलोसोफर क्वीन भी हो सकती है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट समझिए. ये 431 BC है, बिफोर क्राइस्ट के समय भी विमेन जेंडर इक्वालिटी नहीं थी. फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है वो 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम. ये बिफोर क्राइस्ट है. एंड बिफोर क्राइस्ट 300 साल क्राइस्ट के पहले एक इंसान बोल रहा है कि वुमेन जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए एंड अ वुमेन कैन एक्चुअली बिकम अ क्वीन, which is very यूनिक फॉर दैट टाइम. प्लेटो समय से बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे. और आपको ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको एरिस्टोटल पढ़ाऊँगा, क्योंकि एरिस्टोटल, माकियावेली, ये दोनों के दोनों, इवन हॉब्स, दे डिड नॉट गिव एनी वैल्यू टू वुमेन. इवन फॉर दैट मैटर लॉक. जब हम जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे, मिल पे कहीं आके मिल रोट अ बुक कॉल्ड द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन. तो मिल पे आके हमें पता चलेगा, हमें एक्चुअली एक ज़रा सा हिंट दिखता है फेमिनिज्म का.
जेंडर इक्वालिटी का, उसके पहले कुछ था ही नहीं उसके पहले लड़कियों के लिए. दे हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अनइक्वल्स, as someone who should be at home and take care of the household and so on and so forth, which does not hold a logical basis. Yeah. So philosopher queen, तो प्लेटो का है कि फिलोसोफर ही सिर्फ किंग बन सकता है, और प्लेटो का अब आप समझ गए होंगे. जस्टिस पे आते ही मैं आपको समझाऊंगा कि प्लेटो किंग क्यों बनाना चाहते हैं. वाई डज प्लेटो नॉट फेवर डेमोक्रेसी, वाई डज प्लेटो फेवर टिरनी, वो मैं आऊँगा उस पर. बट या ओनली अ फिलोसोफर कैन बिकम द रूलर ऑफ अ स्टेट. नाउ दोज हु ग्रास्प, अब फिलोसोफर किंग वही बन सकता है जो कि गुड का आइडियल फॉर्म को ग्रास्प कर ले. अब ये वाला थोड़ा समझना मुश्किल है. एक चीज़ होती है गुड, एक चीज़ होती है गुडनेस. जो गुड होता है ना, गुड का जो आइडियल फॉर्म होगा उसे जो ग्रास्प करेगा, दैट विल बिकम अ फिलोसोफर किंग. अब ये गुड का आइडियल फॉर्म क्या होता है भैया? किसी को पता नहीं है. देयर इज़ अ वेरी मिस्टिकल एंगल इन प्लेटो. यहाँ पे जब हम आ जाते हैं ना आइडिया ऑफ गुड पे, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आते नहीं है ज़्यादा. बट आइडिया ऑफ गुड जो है वो ज़रा सा मिस्टिकल है, मिस्टिकल कॉन्सेप्ट है. इट्स सॉर्ट ऑफ मोक्ष, इनलाइटनमेंट जैसा कॉन्सेप्ट है ये, जो कि काफ़ी मेल खाता है हमारे इंडियन थॉट से. तो ये आइडिया जो है, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ मिस्टिसिज्म इन प्लेटो विच कम्स हियर आइडिया ऑफ गुड पे. फाइनली ये जो मैंने पूरी आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बताई, इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को प्लेटो दो थ्योरी से समझाते हैं, दो इलस्ट्रेशन से समझाते हैं. एक तो एलिगरी ऑफ केव है और एक है थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइंस. थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन, थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन क्या होती है आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में. थ्योरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव मैं आपको बताऊंगा. थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइंस भी बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है वो कमेंट्स में. मैं एलिगरी ऑफ केव बताऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे. क्या है एलिगरी ऑफ केव? ये केव है, ऊपर सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, दिस इज द सन. यहाँ पे फायर है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे फायर है, दिस इज द फायर. यहाँ पे लोग हैं, ये लोग हैं यहाँ पे, देयर आर प्रिजनर्स हियर, लोग बैठे हैं यहाँ पे भी फायर है, फायर. ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. ये फायर नहीं है, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट फायर, दीज आर कुछ चीज़ें हैं, देयर आर सम इलस्ट्रेशंस, ठीक है. इस फायर के वजह से इसका शैडो यहाँ पे पड़ रहा है. ये एक इंसान है, ये एक चिड़िया है, ये एक पेड़ है. ये इंसान, चिड़िया और पेड़ का जो कैरिकेचर है ना यहाँ पे लकड़ी का बनाया हुआ, ये है सेंसरी वर्ल्ड का जो हम देख रहे हैं. नहीं, ये सेंसरी वर्ल्ड नहीं है, ये एक मिनट, करेक्ट, ये है, ये कैरिकेचर है, ये असली नहीं है. असली पेड़ ऊपर है, ठीक है. ये इंसानों को जो है इन चीज़ों का शैडो यहाँ पे दिख रहा है, शैडो, ठीक है. और इस वाले साइड को भूल जाइए अभी आप, इधर देखिए ही मत, इधर ध्यान दीजिए. ये फायर जो है ये ओपिनियन है. इस ओपिनियन की वजह से ये जो शैडोज हैं ये है ये है सेंसरी वर्ल्ड. केव के अंदर जो भी हमें दिख रहा है शैडो के फॉर्म में, वो सेंसरी वर्ल्ड है. ये सेंसरी वर्ल्ड है, ये शैडो है. दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज डॉक्सा, दिस इज ओपिनियन, दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रूथ. अब जब ये इंसान यहाँ से निकल के बाहर आता है तो उसे सूरज की रोशनी दिखती है. सूरज की रोशनी से उसे असली बर्ड्स दिखते हैं, असली पेड़ दिखता है, असली ह्यूमंस दिखते हैं. द वर्ल्ड आउटसाइड द केव इज द आइडियल वर्ल्ड.
दिस इज द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ये है एक्चुअल वर्ल्ड। ये इलस्ट्रेशन है प्लेटो की थियोरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव से। इसे मैं ज़रा सा और अगर समझाऊँ आपको, सो द केव जो है वो वर्ल्ड ऑफ ओपिनियंस है। डॉक्सा, डॉक्सा का मतलब ओपिनियन होता है, याद रखिएगा, ये शब्द पूछा जाता है एग्जाम में। जो बाहर की दुनिया है वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, फॉर्म्स, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। जो सन है वो नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जब हमें एक्चुअल नॉलेज मिलती है ना, तभी हम वो फॉर्म को देख पाते हैं। whenever we grasp actual knowledge, that is when we can, actual knowledge जो हम डायलेक्टिक्स के थ्रू गेन करते हैं, through that actual knowledge we can actually grasp the world of forms। तो ये जो सन है represents knowledge, actual knowledge। इस सन के थ्रू ही तो हम बाहर की दुनिया को देख पा रहे हैं, वरना देखेंगे कैसे। और जो बाहर देख सकते हैं हम, वो नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऑफ कंफर्ट आता है। आपने देखा होगा कि लोग जो है वो अपना ओपिनियन बना लेते हैं और उसे चेंज करना नहीं चाहते। आपने कभी सोचा है क्यों? अब आप अगर मान लेते हैं कि आप सो रहे हैं एक कमरे में और कोई अचानक से आके लाइट जला दे, बड़े अच्छे से सो रहे हैं आप, और कोई अचानक से आके लाइट जला दे, आपकी आंखों को परेशानी होगी, आप बिल्कुल झन्ना जाएंगे, आपको मन नहीं करेगा, कपड़े मुंह में, ब्लैंकेट मुंह में आ जाएगा। बिकॉज जब आप काफ़ी समय से अंधेरे में होते हो तो आपको अंधेरे की आदत पड़ जाती है, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस। आप उससे बाहर जाओगे, आपको अनकम्फर्ट आएगा, यू वुड नॉट वॉन्ट टू लीव योर सेफ स्पेस, यू वुड नॉट टू, आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे। लोग जेएनयू में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो लोग जेएनयू को छोड़ना नहीं चाहते, तो इसीलिए जेएनयू कभी कभी बदनाम भी हो जाता है। पर दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। जब हम एक ओपिनियन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम उस ओपिनियन को छोड़ना नहीं चाहते, एक बबल बन जाता है, उस बबल के अंदर हम होते हैं, और ये ओपिनियन वाला जो बबल है इससे हम निकलना नहीं चाहते। अंधेरी गुफा से हम निकलना नहीं चाहते क्योंकि सूरज की रोशनी आंखों पे आएगी तो बहुत परेशानी करेगी शुरू में। तो ये जो बबल बन जाता है, इस बबल, ये जो ओपिनियन का बबल है, इससे निकलने के लिए हमें एक मास्टर की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है जो हमें निकाले। एंड इफ़ यू रिमेंबर, एक विवेकानंद जब 1893 में शिकागो गए थे तो उन्होंने कहानी सुनाई थी एक, वो कहानी थी द स्टोरी ऑफ द फ्रॉग ऑफ द सी एंड द फ्रॉग ऑफ द वेल। आपने सुनी होगी ये कहानी। एक मेंढक है जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक कुएं में गुजारा है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली। एक दिन क्या होता है कि एक समुद्र का मेंढक आके उस कुएं में गिर जाता है, और वो समुद्र का मेंढक जो होता है वो कुएं के मेंढक को कहता है कि ये कुएं से बड़ा भी काफ़ी बड़ा समुद्र है बाहर, लेकिन वो कुआं का मेंढक, ही इज़ नॉट, वो समझने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वही बिताई है, दैट इज़ हिज होम, दैट इज़ हिज वर्ल्ड। तो वो जो कुएं का मेंढक है वो समुद्र के मेंढक को मार के भगा देता है। अब जो विवेकानंद कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस कुएं के मेंढक की तरह ही हम सब भी अपने चारों ओर एक कुआं बना लेते हैं। वी बिल्ड अ वॉल, वी बिल्ड बबल्स अराउंड अस, एंड इन बबल की वजह से हमको दिखता ही नहीं है कि समुद्र है आगे। समुद्र, दैट ओशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है ओशियन, जो हम देखना नहीं चाहते बिकॉज वी आर कंफर्टेबल इन आवर केव्स। तो विवेकानंद काफ़ी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस रखते हैं स्वामी विवेकानंद। ये 1893 का शिकागो एड्रेस था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वाला एड्रेस, जिस पे खूब तालियां बजी थी। उसी एड्रेस में और भी स्पीचेस थी, पर उन स्पीचेस को लोग नहीं देखते, फर्स्ट एड्रेस को देख के छोड़ देते हैं। और भी स्पीचेस थी, सेकंड वाली स्पीच में विवेकानंद जी ने ये कहानी सुनाई थी। तो ये प्रॉब्लम ऑफ कंफर्ट है, निकलना नहीं चाहते लोग, हम नहीं निकलना चाहते, इसीलिए निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अब हम फाइनली थ्योरी ऑफ जस्टिस में आ रहे हैं प्लेटो के। फिलोसोफर, बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर फिलोसोफर किंग है तो और भी तो होगा, किंग रूल किसको करेगा? प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कहता है कि वर्च्यू एक चीज़ होती है, क्लास एक चीज़ होती है। वर्ना सिस्टम अगर आपको याद होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। जिस इंसान के अंदर विजडम है वो रूलर क्लास में रहेगा, जिस इंसान के अंदर करेज है
वो सोल्जर क्लास में रहेगा। इन दोनों को एक साथ हम गार्डियन क्लास कहते हैं, गार्डियन क्लास। जिस इंसान के अंदर टेम्परेंस होगा वो आर्टिसंस में रहेगा। टेम्परेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आर्टिसंस होते हैं उनमें काफ़ी एपेटाइट होता है, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें लालच काफ़ी होती है। तो लालच को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेंस चाहिए। टेम्परेंस का मतलब होता है खुद को कंट्रोल करने की, इमोशंस को रेगुलेट करने की ताकत, सेल्फ कंट्रोल। तो जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा आप आर्टिसन भी नहीं बन पाएंगे। जिसके पास विजडम है वो रूलर बनेगा, जिसके पास करेज है वो सोल्जर बनेगा, जिसके पास टेम्परेंस है वो आर्टिसंस बनेंगे। इन दोनों को हम गार्डियन क्लास कहेंगे। एंड दिस इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी दैट प्लेटो डज। और ये काफ़ी वर्ण सिस्टम के है। दिस डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ नॉट, आई एम सो सॉरी, दिस डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट्स बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट पे कैसे बेस्ड है भैया, ये मेरिट कैसे निकालोगे? ये मेरिट मैं आपको बताऊंगा जब मैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ाऊंगा। एक एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू ये तीनों क्लासेस डिवाइड होते हैं। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, दिस इज बेस्ड ऑन मेरिट। काफ़ी वर्ण सिस्टम के ये सिमिलर है। इस आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके काफ़ी लोग वर्ण को और कास्ट को इंटरट्वाइन करके जस्टिफाई भी करते हैं। बट इफ़ यू रीड अनाइलेशन ऑफ कास्ट बाय अम्बेडकर की जो किताब है अनाइलेशन ऑफ कास्ट, काफ़ी सबको पढ़नी चाहिए। ये किताब सबको एक बार पढ़ ही लेनी चाहिए, विथ नो एक्सेप्शंस एट ऑल, सबको पढ़नी चाहिए। एनाइलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर का क्रिटिसिज्म है वर्ना सिस्टम का भी, और ये प्लेटो का जो ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम है जस्टिस का, इसका भी क्रिटिसिज्म है अंबेडकर के एनाइलेशन ऑफ कास्ट में। अब वो क्रिटिसिज्म क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो अलग ही वीडियो बन जाएगी। लेकिन क्रिटिसिज्म है और आपको पढ़ना चाहिए कि कैसे अंबेडकर जो है वो प्लेटो को और वर्ना कास्ट सबको क्रिटिसाइज करते हैं। एंड ही हैज़ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। हवा में बात नहीं करते बी आर अम्बेडकर कभी भी। काफ़ी पतली सी किताब है, मेरे पास है, भी पढ़ी हुई होगी या मेरे बैग में है। काफ़ी पतली सी किताब है। दैट वाज एक्चुअली अ स्पीच जो उन्हें दिया नहीं, ही वॉज नॉट अलाउड टू गिव दैट स्पीच, तो उन्होंने पब्लिश कर दी। प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? फिर मैंने तो आपको ये बता दिया कि ये फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है आप पूछ सकते हो। थ्योरी ऑफ प्लेटो कहते हैं जस्टिस इज नथिंग बट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन दिस थ्री वर्च्यूज। ठीक है, इन तीनों वर्च्यू को का जो बैलेंस होता है सोसाइटी में वो मेंटेन करना। जिसको जो मिला है वो वही काम करेगा, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। नो फंक्शनल, नो इंटरफेरेंस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर ये होगा तो जस्टिस में तो जो बैलेंस, जो तीनों वर्च्यू के बीच में बैलेंस होगा, वो बैलेंस को मेंटेन करना ही जस्टिस है। देयरफॉर जस्टिस इज द वर्च्यू ऑफ वर्च्यूज। मतलब समझ आप, इन तीनों को बैलेंस करना जस्टिस है। तो जस्टिस क्या हुआ? तीनों वर्च्यू का वर्च्यू इज व्हाट प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ाऊं तो दो प्रिंसिपल है प्लेटो के जस्टिस के, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और नॉन इंटरफेरेंस। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब जिसको जो काम मिला है वो उस काम में स्पेशलाइज करे। अगर आप रूलर क्लास है, अगर आप गार्डियन क्लास है, तो आप में करेज है, आप में विजडम है, आप उसी में स्पेशलाइज करें। आप कपड़ा सीने ना जाए, आप बॉडीली लेबर ना करें। और एक होता है इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। अगर कोई आर्टिसन क्लास में है तो वो जाके तपस्या नहीं करेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि है नहीं दिमाग, विजडम है नहीं उसके पास। सेम आर्ग्यूमेंट यूज करके शंबुक का सर उड़ाया गया था रामायण में, अगर आप जानते हो, क्योंकि शंबुक वॉज डूइंग पेनेस, उसको अलाउड नहीं था वो करना। ठीक है, उसको अलाउड नहीं था, वो शूद्र था, एंड शूद्र को अलाउड नहीं है तपस्या करना। नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल चलता है। तो इसीलिए राम जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया विदाउट इवन लिसनिंग टू हिम। ये शंबुक की कहानी है, एंड यू कैन एक्चुअली इंटरप्रेट इट इन प्लेटोज टर्म्स। और ऐसे इंटरप्रेट करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नाउ एक क्वेश्चन जनरल सा ये भी है कि वाई शुड अ फिलोसोफर रूल? एक फिलोसोफर ही रूल क्यों करेगा? ये भी बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन है। प्लेटो के 3 जवाब है। पहला जवाब है कि ही कैन सी आउटसाइड द केव।
फिलोसोफर के पास नॉलेज है तो वही केव के बाहर देख सकता है, वही एक्चुअल फॉर्म्स को ग्रास्प कर सकता है. एंड इफ ही हैज़ नॉलेज ही विल ऑलवेज डू व्हाट इज राइट. इफ एनीबडी हैज़ द नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग ही कैन नॉट डू एनीथिंग बट द राइट थिंग. सॉक्रेट्स का प्रिंसिपल है, आई होप यू रिमेंबर. प्लेटो का ये आर्ग्यूमेंट यहाँ भी आएगा. जो फिलोसोफर किंग है ही इज डिवॉइड ऑफ इमोशंस और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, क्योंकि उसे सिर्फ विजडम पे काम करना है. ये इकोनॉमिक ये सब बर्डन नहीं है उन पे ज़्यादा. और क्योंकि ये नहीं उनके पास, क्योंकि एक फिलोसोफर किंग के पास असली नॉलेज है, वो प्रॉपर तपस्वी टाइप का इंसान बन चुका है, तो उसके पास कोई मोह माया है नहीं उसके आसपास. उनको पावर नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, सो देयर विल बी नो करप्शन. करप्शन का सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, तो ये है. और फाइनली एक क्वेश्चन हमारे मन में ये उठ सकता है कि ये तो प्लेटो ने बता दिया कि ये स्टेट ऐसे ऐसे है, पर एक जस्ट इंडिविजुअल कैसा होगा? हम एज एन इंडिविजुअल कैसे वर्चुअस बनेंगे? व्हाट इज जस्ट? हमारे लिए जस्टिस क्या है इंडिविजुअली? बहुत फेमस सा स्टेटमेंट है, द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. रिट लार्ज मतलब मैग्नीफाई कर देना. द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज मतलब जो स्टेट है वो एक इंडिविजुअल का ही बड़ा फॉर्म है. तो आप समझिए, अगर एक स्टेट का जस्टिस का प्रिंसिपल है तीनों वर्च्यूज को मेंटेन करना, तो एक इंडिविजुअल का क्या होगा? सेम. अ बैलेंस बिटवीन विजडम, करेज एंड टेम्परेंस विद विजडम एज द रूलर. हमारे अंदर ये तीनों वर्च्यूज होती हैं. विजडम भी होती है, करेज भी होती है और टेम्परेंस भी होती है. अगर हमारे अंदर विजडम ज़्यादा है तो हम रूलर में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर सिर्फ विजडम ही है, ये दोनों है ही नहीं. हमारे अंदर तीनों होती है. मैंने आपको समझाया था कॉन्टिन्यूम में सोचना चाहिए, कॉन्टिन्यूम में सोचना चाहिए, कभी डाइकोटोमी में ना सोचें. तो हमारे अंदर तीनों चीज़ें हैं. तीनों चीज़ों में जब बैलेंस होगा और जब तीनों चीज़ों का रूलर विजडम होगा, जब हम दिमाग से सोचेंगे और सबको बैलेंस करेंगे, तब हम जस्ट इंडिविजुअल बनेंगे. तो दोस्तों ये था प्लेटो का जस्टिस. मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा भारी नहीं हुआ होगा ये लेक्चर, क्योंकि ये बड़े फिलोसफिकल हवा वाले ब्यूटीनेस और आइडियल फॉर्म्स वाला कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ आता. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड अप ऑन दिस. आपको रीडिंग्स पता होंगी क्या करनी है. अगर आपके पास समय है तो आप ब्रायन नेल्सन की एक किताब है, ब्रायन नेल्सन की एक किताब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे. ब्रायन नेल्सन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लिखेंगे तो आ जाएगी. उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उससे प्लेटो एक बार पढ़ लेना. ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ आएगा. ब्रायन नेल्सन की किताब काफ़ी अच्छी है, मैंने उसी से अपनी पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इसी से पढ़ा था. बट आई वुड नॉट इनकरेज यू टू डू दिस अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि ये किताब थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंसिव है. इट इज़ मोर फिलोसॉफिकल देन एकेडमिक, लेकिन काफ़ी अच्छे से समझाती है. ठीक है, ये कर लेना. मैं प्लेटो के अगले क्लास में आपको प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताऊंगा और प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म बताऊंगा. फाइनली प्लेटो का क्रिटिसिज्म भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो आज के लिए बस इतना ही. मुझे आशा है आपको जो भी आपको जितना मैं समझाया वो समझ आया होगा. मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज़ नहीं समझ आया होगा, क्योंकि एक बार में मुझे भी नहीं समझ आया था, काफ़ी बार पढ़ना पड़ा था. तो अगर आपको नहीं समझ आया पहली बार में तो इट्स वेरी नेचुरल, नहीं आता समझ में, क्योंकि हम ट्रेंड ही नहीं है डायलेक्टिक्स में. हमको कैसे समझ आएगा? हम एक ऐसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं जो हमारे लिए समझने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम उस चीज़ में ट्रेंड ही नहीं. प्लेटो का आर्ग्यूमेंट है. तो आप पढ़ सकते, आप एक बार पढ़ लीजिए प्लेटो को अच्छे से, जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ. प्लेटो को पढ़िए. आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं देखूंगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम. और अगर मुझे नहीं आता है तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू प्लीड इग्नोरेंस. ठीक है, तो ये हुआ प्लेटो का आगे वाला पार्ट में अगला लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि फिलोसॉफिकल यही था. आगे कम्युनिज्म है, एजुकेशन है, क्रिटिसिज्म है, वो सारा ईजी है. तो धन्यवाद दोस्तों. आप फाइनली मैं आपको एक ये बता के छोड़ूंगा कि जो हमारा एग्ज़ाम वट उसका एक CUET PG चैनल आ चुका है नया. ठीक है,
तो हमारे जितने CUET PG के जो मैं अभी वीडियोस बनाऊंगा, प्लेटो जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या जितने भी और भी सब्जेक्ट PG के CUET के सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं, वो इस नए चैनल पे आएंगे। अब CUET PG एग्जाम वर्ड का ही हमारा ही चैनल है, हमारा ही चैनल है। तो हम ज़रा सा डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ताकि सब कुछ क्लियर रहे, मिक्सअप ना, मिक्स एंड मैच ना हो जाए, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। सो तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पे वीडियोस आएंगे अब से। बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। और ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को इफ़ यू हैव फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET। फाइनली लेट मी ऑल्सो अगेन रिमाइंड यू दैट हमारा पेड कोर्स शुरू हो रहा है 2 जनवरी से, एंड आई विल टीच, एंड मेरे साथ एक और मेरे दोस्त पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा CUET का सिलेबस हम कवर करेंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विथ MCQs। So that is it for this video. Thank you so much, and I'll meet you in the next video very soon.